नामदू वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी ये फिजिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है वेक्टर वाले चैप्टर की जी। तो इसमें देखते हैं अब हम जिन तालिब इल्मों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने वो फिजिक्स रिवीजन क्लास चैप्टर 2 की पहले दो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। वो पहले वो लाजमी पढ़ लें, उसके बाद ही इनकी समझ आएगी। जी अब देखते हैं जी, ये हम नेक्स्ट चल रहे थे ये इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा इसमें कह लें कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी ये जब हम कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये नाइन्थ क्लास के तालिब इल्मों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं उसके दरमियान मेन चीज क्या होती है, ये दरमियान में जो चीज है इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और इस साइड को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस। और इस साइड को एक्स पॉजिटिव भी कहा जाता है। इस चीज को वाई एक्सिस कहा जाता है और इस साइड को वाई पॉजिटिव। जी इस वाले को वाई नेगेटिव और इस वाले को एक्स नेगेटिव। ये रीडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको वैसे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लास्ट जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने समझाया था कि पी की जो वैल्यू होगी पोजीशन की वो कुछ इस तरह होगी 2 और 3। ऐसे ही है। ये 2 और 3 जो है ये दोनों पॉजिटिव है। तो अब हम देखेंगे कि इधर 1 2 3 ये इधर जो भी आपके पास ग्राफ के ऊपर लाइनें लगी होंगी, इंचज में लगी हैं, सेंटीमीटर में लगी हैं या मिलीमीटर में। जी तो अब हम ये पोजीशन ढूंढना चाह रहे हैं। तो इस पोजीशन में पहले ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी होती है, एक्स एक्सिस की। और ये वाली वैल्यू किस चीज की दी होती है, वाई एक्सिस की। जी अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे इस चीज को, ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट है, ऐसे कह रहा ना, एक्स एक्स के 2 पॉइंट है, ये 1 है ये 2 है। और इधर से हम देखेंगे वाई के कितने पॉइंट है, 1 2 3, ये वाला 3 है। इधर से इसको देखेंगे। अब ये देखें कि अगर इसको इधर से हम अब वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं तो इधर से हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करते जाएंगे। और इधर से भी इमेजिनरी लाइन ड्रा करते जाएंगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। ये पोजीशन आ गई हमारी 2 3। लेकिन अगर इधर -3 हो जाता, इधर -3 हो जाता तो ये तो y पॉजिटिव है। तो अब हम इसके तो यहाँ पर ही आते हैं इस पोजीशन पर, पहले 1 पर फिर 2 पर, इस जगह पर ही आते हैं एक्स पर क्योंकि x2 पॉजिटिव था। अब हम देखेंगे y की नीचे वाली साइड को क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तो ऊपर वाली साइड पर था ना, y का अपर y एक्सिस में अपर वाली साइड जो है पॉजिटिव है, लोअर साइड जो है वो नेगेटिव की है, नीचे वाली साइड। अब इसमें आप देखेंगे कि -1 हो जाएगा, -2 -3। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रा होगी वो इस तरीके से होगी और हमारी पोजीशन ये वाली होगी। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर वो दे दे -2 और -3, अगर इस तरीके से दे देगा तो अब हम देखेंगे कि -2 हम, फिर ये तो एक्स पॉजिटिव है इस तरफ को, तो हम किस तरफ को जाएंगे जी, एक्स के इस एंगल की तरफ जाएंगे ना, माइनस ग्राफ की तरफ जाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू ही, पहली वाली वैल्यू देखेंगे पोजीशन में किसकी होगी, एक्स की होगी। ठीक है ना, तो हम माइनस की तरफ जाएंगे तो ये वाला हमारा पॉइंट बन जाएगा, -x का -2। और इसी तरह -3 है तो इस तरफ से पहले हम एक इस तरफ से इमेजिनरी लाइन बन जाएगी एक्स की, माउस का थोड़ा सा इशू है। और ये वाली आपकी वाई की इमेजिनरी, ये आपका पोजीशन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी आपकी ये कह लें कि एक्टिविटी होगी है कि ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ पर पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको अगर कोई पोजीशन दे दी जाए
सिंपल सा इसको वाइड अप करते हैं इस कंसेप्ट को। तो पहले वाला पोजीशन में जो पहली जो चीज होगी या पहला क्वांटिटी होगी वो किसकी होगी, एक्स एक्सिस की, और जो दूसरी क्वांटिटी होगी या वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस की। अब इसमें जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये डिसाइड करेंगे कि आपने कार्टेशियन डायग्राम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरफ को मूव करना है। जी जी, नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जी, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है जी, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब। अब दो वेक्टर्स, सबसे पहले आप देखेंगे वेक्टर्स क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा फिर कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आपकी 9th 10th क्लास की रिवीजन भी हो जाए जो 11th क्लास के स्टूडेंट है। देखिए जी, वेक्टर्स क्या है जी, कुछ मकदारें ऐसी होती हैं जिनको बयान करने के लिए सिमत की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। सम क्वांटिटीज नीड्स द डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कि उनको मुकम्मल बयान करने के लिए क्या है जी, हिम्मत की जरूरत होती है। इसके बारे में मैं एक लतीफा भी तालिब इल्मों को सुनाता हूँ इसकी इंपोर्टेंस समझाने के लिए। एक आपके पास है जी फोर्स, फोर्स एक मकदार है, ठीक है ना, उसका यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है जी, न्यूटन। जी, अब इससे रेलिवेंट एक जोक सा मैं सुनाता हूँ कि कोई भी एक शख्स था, एक्स वाई जेड, नाम नहीं लेते, तो वो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि फ्रीजर को छत पर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बाहर से कुछ शख्स गुजर रहा था, तो उन्होंने उसको कहा कि जी ये हमारे साथ जरा जोर लगवा दें, फोर्स लगवा दें। ये नहीं बताया कि हम छत पर लेके जाना चाह रहे हैं या क्या है। तो वो उसको भी ले लिया और उसके बाद वो जोर लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, धक्का लगा रहे हैं। तो जब आधा घंटा गुजरा तो उनमें से आधा एक शख्स बोला है, कहता यार कि हम 5-6 लोग हैं, हमें आधा घंटा हो गया धक्का लगाते हुए, लेकिन हम अभी तक फ्रिज छत पर नहीं लेके जा सके। अब वो शख्स जो बाहर से उन्होंने बुलाया था, जिसको नहीं पता था कि छत पर लेके जानी है, वो आगे से कहता ओ खाना खराब, हमें तो बताते कि इसको छत पर लेके जाना है, हम आधे घंटे से नीचे को धक्का लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें उसको बताया कि नहीं गया कि फोर्स किस तरफ को लगानी है, धक्का किस तरफ को लगाना है। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दी हुई है कि आप किसी को कहते हैं डायरेक्शन, फासले के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत है। आप इधर से कहते हैं किसी को 100 किलोमीटर दूर लाहौर है जी, वो 100 किलोमीटर यहाँ से वेस्ट की तरफ चला जाएगा, तो वो लाहौर नहीं पहुंचेगा, वो फैसलाबाद पहुंचेगा। तो उसको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो इस तरह की कुछ मकदारें होंगी। तो अब आप शॉपकीपर से जाके, जो फिर पिछले लेक्चर में भी ये चीजें रिकॉर्ड है, तो अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि 9th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं आज, तो उनको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप दुकान पर जाकर तो नहीं ये कह सकते कि चीनी 10 किलोमीटर सभी शहर में दे दें, सिर्फ 10 किलो कहेंगे, 10 किलोग्राम दे दें, 5 किलोग्राम दे दें। ठीक है ना, उधर आप डायरेक्शन की बताने की तो जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ मकदारें ऐसी, वो भी तो मकदार ही है ना, 10 किलोग्राम चीनी दे दें, 5 किलोग्राम दे दें, वो भी मकदार है, लेकिन उसमें सीमत बताने की जरूरत नहीं है। या आप दुकान पर जाके कहें जी 10 टाफियां दे दो, ये भी मकदार है। हम तुम कहो जी 10 टाफियां मगर वालों दे दियो, ऐसे तो नहीं होगा, कितना अजीब लगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको मकदार को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सा 10 बताना पड़ेगा, यानी कि गिनती बतानी पड़ेगी, और साथ उसका यूनिट, टाफियां चाहिए या कुछ चीज चाहिए, घी चाहिए 10 किलोग्राम चाहिए, 10 पैकेट चाहिए, वो कुछ ना कुछ साथ लगाना पड़ेगा। अकेला 10 कहते रहेंगे तो नहीं समझ आएगी उसको कि 10 दे दें, 10 दे दें, क्या 10 किलोग्राम है, 10 पैकेट है, 10 टाफियां हैं, क्या नहीं पता लगेगा। ठीक है ना, तो उसका यूनिट बताना भी जरूरी है। और दूसरा क्या है जी, कुछ ऐसी मकदारें होती हैं जिनके लिए सिमत की जरूरत होती है, और जिनके लिए सिमत की जरूरत होगी उसको वेक्टर कहा जाएगा।
ऐसी मकदारों को वेक्टर कहा जाएगा, और जिनको बताने के लिए सिमत की जरूरत नहीं है वो कौन सी है, स्केलर है। जी ये दोनों कंसेप्ट देने इसलिए जरूरी थे कि आप जब इसको रीडिंग अभी शुरू करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर की जरब के क्या है जी, दो इकसाम है, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। जी वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन की कितनी इकसाम है जी, दो। वेक्टर को जरब देने की इकसाम दो हैं, एक है जी स्केलर प्रोडक्ट और एक कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इधर ही आपको समझ आ जानी चाहिए मैंने दोनों क्यों समझाई है, स्केलर और वेक्टर। मतलब कि जब दो चीजों को आप जरब देंगे तो उनका जवाब ऐसा आएगा कि उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब नई चीज बनेगी। देखिए आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करती हैं, 2 × 3 किया तो आंसर तो 6 आया ना 2 आया ना 3 आया, एक नई चीज बनी है। जब इसी तरह आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा हो सकता है कि वो स्केलर क्वांटिटी में आए, यानी कि उसका जो जवाब आए उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत ही ना हो, तो तब उसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर भी उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़े जो नई चीज आए, उसको कौन सा कहेंगे जी, वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्लियर हो गया? यानी कि दो किस्म के प्रोडक्ट हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये किस बुनियाद पर इनके नाम रखे हैं? कहता है एज द नेम इम्प्लाइज, इम्प्लाइज कहता है जैसा कि नाम बता रहा है, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है जी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज इज द स्केलर क्वांटिटी। कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है जी, वेक्टर का इज द स्केलर क्वांटिटी, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, जवाब आएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका जवाब जो है स्केलर क्वांटिटी में होगा। वाइल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। जी इतना ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा अब आपको। प्रोडक्ट की टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं, वो भी आपका क्लियर है। 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उनके नाम क्यों ऐसे रखे गए हैं? क्योंकि दो वेक्टर को जब जरब देते हैं तो अगर जवाब वेक्टर क्वांटिटी में आया, डायरेक्शन जरूरी तो हुई, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुई जवाब को तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, या स्केलर की जरब। जी अब पढ़ते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल से। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब इसकी रीडिंग करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। स्केलर को, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब यही देखें चीज आगे, बार बार मैं आपको कहता होता हूँ कि लफ्जों को समझें कि लफ्ज कहना क्या चाहते हैं। अब आपसे स्केलर प्रोडक्ट की बजाय डॉट प्रोडक्ट कह दें तो तब भी आपका स्केलर प्रोडक्ट ही होगा, दोनों एक ही चीज के नाम है। आपसे डॉट प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, स्केलर प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है। कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज रिटन एज ए डॉट बी। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको डॉट के साथ लिखा जाएगा, ए डॉट बी। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 9th क्लास में आप लोगरिथम के चैप्टर में ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, और 11th क्लास के बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर है। 9th क्लास में वो लोगरिथम के चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं। अगर नहीं देन में तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वहां पर कुछ वैल्यूज इस तरह लिखी हुई है, 3.10, 3.10 पावर 2। ये पॉइंट का मतलब वहां पर उन्होंने लेट किया हुआ था, 3 × 10 लिखा हुआ। लोगरिथम के चैप्टर में ये सवाल है, और क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं। अगर पहले चैप्टर की एक्सरसाइज जो है क्लास 10th में, चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 3 देखें ना, तो उसके लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरह के हैं, वो 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होते हैं। ये आपकी थोड़ा सा मैंने रिकॉल करवा दी है। अच्छा जी, स्केलर प्रोडक्ट को लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी। क्लियर हो गया? ये लिखा भी हुआ, ये थोड़ा सा फेड नजर आ रहा था डॉट, इसलिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी। ये ए बी क्या चीज बता रही है, मैग्नीट्यूड। अगर ए बी बोल्ड होगा, मोटा होगा, तो तब वो आपका क्या होगा, वेक्टर। इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा है।
और अगर ए बी कैपिटल नहीं है, बोल्ड नहीं है, तो क्या होगा, वो आपका मैग्नीट्यूड होगा। और साथ आपका क्या आएगा, कोस थीटा। जी इतना कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आगे चले। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड, जी देखें ये वही चीज उन्होंने दोबारा लिख दी। ये पहले शुरू में जिसने चैप्टर समझा हुआ है उसको ये इक्वेशन से वो खुद ही सारी चीजें लिख सकता है। ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये वेक्टर ए एंड बी है और ये क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा क्या है जी, उन दोनों के दरमियान एंगल है। ये बना हुआ है कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, कितना एंगल है, इनका दरमियान के कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। कहते हैं जी फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल वजाहत के लिए क्या है जी, ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट अ कॉमन ओरिजिन। जी अगर फिजिकली देखें, मतलब कि यहाँ पर देखें, इधर इस चीज को गौर से देखें कि ये क्या चीज पढ़ी जाएगी, इस चीज को क्या पढ़ा जाएगा, ये बोल्ड में अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए पढ़ा जाएगा, शाबाश। तो ये आप वेक्टर ए कब लिखते हैं, अगर बुक पे लिखना हो, या अगर बुक पे लिखेंगे तो बोल्ड लिखेंगे, अगर आपने नोट्स वगैरह पे लिखना है, पेपर में लिखना है, तो तब आपने ऊपर एरो बनाना है। वैसे ये भी वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर फिजिकल चीज देखी जाए तो फिजिकल आपने ड्रा करनी है वेक्टर बकायदा। ये चीज अगर ऐसे बनी होगी तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए। तो ये कौन सी चीज है, फिजिकली इंटरप्रिटेशन, फिजिकल वजाहत है वेक्टर की, ठीक है। उसके लिए कहता जी इसका जी कॉमन रीजन होना जरूरी है, दोनों का कॉमन रीजन ओ। अगर हम ये देखें ये चीज, तो ये दो ग्राफ इस जगह पे बनाएंगे ना, तो ये मेन चीज तो यहाँ ओरिजिन से निकल रही है ना। तो अगर एक ही ओरिजिन से निकलेंगे तो इनका एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जी इसको देन क्या करता है जी, ए डॉट बी वेक्टर्स इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जी प्रोजेक्शन क्या होती है जी, जी आप लोगों के प्रोजेक्टर पर लेक्चर भी होते हैं जी, उसके बारे में बताएं, प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर क्या काम करता है। फिजिकली तो आप लैपटॉप पे भी देख लें। जी वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग बन रहा है माजी की बुनियाद प्रस्ती या बुनियाद, बेस कह लें। यानी कि प्रोजेक्ट कहाँ से हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, ठीक है ना। वो कहता है जी ए लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब ये ए बना हुआ है और यहाँ पर इसकी बुनियाद ए बी की कहाँ पर है, ये कितना उसके ऊपर किस एंगल पर है। यहाँ पर प्रोजेक्शन से क्या मुराद होगा कि उसकी बुनियाद क्या है और वो कितना प्रोजेक्ट हो रहा है, कितना उससे अबव निकल रहा है, बी के ऊपर वो कितनी दूर लाई कर रहा है, बी ए के ऊपर कितना लाई कर रहा है, किस एंगल पर जाकर लाई कर रहा है बी। क्लियर है ये वाली कंसेप्ट। देखिए अब इसके अलावा और भी इसके बारे में लिखा होगा, कहता जी A dot B is equal to A magnitude of component of B in the direction of A। जी A डॉट बी के लिए वो मजीद क्या बता रहा है, ए के बारे में क्या बताना चाह रहा है। आप देखेंगे ये चीज ब्रैकेट के बारे में मैंने जब आपको पंक्चुएशन पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने ये चीज क्लियर करवाई थी आपकी कि ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। वो जो उससे पहले जो चीज लिखी होती है उसी की वजाहत करता है। अब कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए क्या है जी, वो
आपकी एक मैग्नीट्यूड है किसकी जी, कंपोनेंट बी की, इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में, ये वाली चीज जो ड्रा की हुई है ये वाली, ठीक है ना। अब इसी तरह वो कहता है बी डॉट ए, तो बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ये सिंपल था, इसमें ये चीजें आपने एज इट इज, अगर आप ए डॉट बी को लिखेंगे तो आप ये वाली चीज लिखनी जरूरी होगी। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो सिंपल सा आप ये वाला चीज लिखेंगे, उसके बाद उसको फिजिकली ड्रा करेंगे ये वाली चीज, और देन आपने जो है ना बी ए डॉट बी को लिखना है और बी डॉट ए को। बी डॉट ए किस तरह लिखा जाएगा, बी ए कोस थीटा। ए डॉट बी कैसे लिखा जाएगा, ए बी कोस थीटा। साथ ये वाली चीजें बनानी है और उनको इतना का एक्सप्लेन कर देना, सिर्फ ये वाली चीज लिखनी है, इसके बाद में ये चीज लिखनी है और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद अब आप देखते हैं हम आगे, वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट when we consider the work done by a force whose point of application moves a distance d in a direction of making an angle theta with the line of action of force as shown in figure। जी ये हमारी डेली लाइफ में, ये देखिए अगर छोटा सा बच्चा ही है, छोटा सा बच्चा है, आप क्या करते हैं, उसको एक खिलौना ले देते हैं, ठीक है ना, एक खिलौना ले देते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली की छोटी सी। अब वो बच्चा क्या करता है, उसके साथ रस्सी वगैरह बांधता है, धागा वगैरह बांधता है। अब धागा बांध के तो वो बच्चा इस जगह पे खड़ा है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा कर लूं कि वो इधर से इसको पकड़ता है, इस जगह से पकड़ेगा ना, कि इधर से तो नहीं पकड़ा ये गाड़ी को, वो खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है ना। तो अब वो जोर तो इस तरफ को लगा रहा है, इस तरफ को खींच रहा है, तो क्या गाड़ी इस तरफ को जा रही है, ऊपर को उड़ रही है, हवा में उड़ना शुरू हो गई है? नहीं, वो मूव किस तरफ को हो रही है, इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा कंसेप्ट समझ आ गया, गाड़ी इस तरफ जा रही ना, हालांकि वो खींच तो ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन मूव एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है। तो अब ये देखें, मूव इस तरफ को हो रही है और वो ये वाला आपका वो ये चीज हो रही है। ये आपका थोड़ा सा खाका आपके जेब में आ गया। अब इस चीज को वो कहता है वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कहता है इस चीज का सामना हमें तब करना पड़ता है व्हेन वी कंसिडर, जब हम फर्ज करें द वर्क डन बाय अ फोर्स। अब फोर्स तो इस जगह पे लग रही है, बच्चा तो इस तरफ इस चीज को खींच रहा है, रस्सी को, खिलौने को तो वो खींच नहीं रहा। अगर वो इनडायरेक्टली खिलौने को खींच रहा है, डायरेक्टली तो नहीं पकड़ा वो उसने खिलौने को, वो डायरेक्टली तो खींच रहा है इस चीज को, इस जगह से खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है, ठीक है ना। हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स अ डिस्टेंस ही। अब वो कहता है जी फोर्स इधर लग रही है, लेकिन फोर्स का मेन एजेंडा क्या है, ये गाड़ी जो खिलौना है, तो पॉइंट तो ये है, फोर्स इस जगह लग रही है, लेकिन पॉइंट ये है। अब जब वो इसको आगे मूव करता है तो ये चीज आगे को मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे वो कहता है अच्छा वो होने के बाद क्या होता है जी, अब बच्चा थोड़ा सा जब मूव करता है, बच्चा इस जगह पर पहुंच गया, ऐसे ही है। अब ये इस गाड़ी ने इतना फासला तय कर लिया, तो वो कहता है जी डिस्टेंस एप्लीकेशन मूव्स आर डिस्टेंस डी। अब इसको आप डिस्टेंस डी कह लें कि उस जब उस बच्चे ने फोर्स लगाई, उस खिलौने से खेलना शुरू हुआ, तो उसने कुछ ना कुछ तो फैसला तय किया, उसको हमने क्या कह दिया, डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा। अब देखेंगे ये इन दोनों के दरमियान बच्चा फोर्स इस जगह पे लगा रहा है, एक ये वेक्टर बन रहा है, इसको मैं क्लियर करके एक दफा आसानी से बना दूं। फोर्स इस तरफ को लग रही है, लेकिन मूव वो इस तरफ को हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान क्या कोई ना कोई एंगल बनेगा ना। उस एंगल को क्या नाम दे दिया, थीटा, विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाली, क्लियर हो गया जी। अब आगे देखते हैं जी वर्क डन। अब ये वर्क डन अगर आप देखें ध्यान से तो ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। वर्क डन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास वालों ने। अब वर्क डन का क्या कंसेप्ट है, वो
आपका फार्मूला होता है एफ डी। और अगर इस फार्मूले को देखें तो आपके सामने क्या चीज आती है कि एक इस फार्मूले को का कंसेप्ट समझाने लगा है। आप ये देखें कि एक मजदूर सुबह को मजदूरी के लिए पहुंचता है, वो वहां से ईंटें वगैरह उठाता है सारा दिन, वो सारा दिन ईंटें उठाता है, वो फोर्स लगा रहा है कोई ना कोई, वो वहां से उठा के 10वीं मंजिल पर 12वीं मंजिल पर जा रहा है, ठीक है ना। वो ईंटें उठा के 10 20 या जिस भी तरीके से ट्रॉली में लेके जा रहा है, जैसे भी लेके जा रहा है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। अब शाम को वो जनाब वो ट्राली जहां से उसने पकड़ी थी वो उधर ही उसको खड़ा कर देता है। उसका डिस्टेंस क्या हो गया, यानी कि वो इधर से जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, सारा दिन यही काम करता है। एंड पर आकर, अब वो स्टार्ट जहां से हुआ था इस पॉइंट से, अब वो सारा दिन यही काम करता रहा, एंड पे आके फिर वो यहीं पर खड़ा है, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या है, 0। अब फिजिक्स क्या कहती है कि जी वर्क डन जो है ना उस मजदूर का शाम के वक्त 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका डी 0 है, इसके साथ किसी भी चीज को जरूरत दी जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि उसने सारा दिन फिजिक्स की इस रूल के मुताबिक वर्क के कंसेप्ट के मुताबिक 0 वर्क किया, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस 0 है। एक तो ये 9th वालों का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर डायरेक्ट डिस्टेंस 0 है तो वर्क 0 है, चाहे वो एरोप्लेन को खींच के कहीं ले जाए, अगर वापस खींच कर उधर ही ले आया, डिस्टेंस 0 हो गया। 0 से जब वो उसने जितनी भी फोर्स लगाई है, एक बंदा है 1000 बंदा है, उन्होंने जितनी भी फोर्स लगाई है, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगी, आपका वर्क 0 हो गया। अब ये, अब देखें एफ डॉट डी, इसको लिखा कैसे जाता है, एफ डॉट डी, वर्क का जो है फार्मूला वो क्या है, एफ डॉट डी। तो डॉट के लिए आप अभी हम डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं। डॉट का क्या होगा, हम क्या करते हैं उसको, अगर वो फोर्स भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने एक लतीफा सुना के, जोक सुना के भी समझाया कि किस तरफ को फोर्स लगानी थी, ये बताया ही नहीं, डायरेक्शन बताना जरूरी है। दूसरा फिर मैंने जो एग्जांपल दी थी डिस्टेंस के लिए, कि आपने लाहौर भेजना है, आपने जी 100 किलोमीटर, अगर डायरेक्शन नहीं बताई, वो 100 किलोमीटर फैसलाबाद की तरफ जा पहुंचेगा या साहिवाल की तरफ जा पहुंचेगा, वो लाहौर नहीं जा पहुंचेगा। इसलिए डिस्टेंस के लिए भी, डिस्टेंस क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जब आपस में जरब हो रही है, इनका जवाब क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। नहीं, वो तो अगर डिस्टेंस 0 है तब 0 है ना, लेकिन अगर वो कोई डिस्टेंस नहीं, दोबारा 0 होता है, फिर तो कोई ना कोई वर्क डन होगा ना। तो फिर आपका जो जवाब है वो आ रहा है जी वर्क डन में। आपका आंसर जो आ रहा है कि उसने कितना काम किया, तो उसका कोई यूनिट नहीं है, उसकी तो डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। उसने सारा दिन काम किया है जी, वो कहता है जी इतना वर्क डन किया है कि 1000 ईंटें उठा ली हैं। वर्क डन क्या हुआ जी, 1000 ईंटें उठा ली हैं। तो अब 1000 ईंटें उठा ली हैं, ये वर्क डन है, उसमें सिमत बताने की जरूरत नहीं। सिंपल सा आपकी बात क्लियर हो रही है ना जी, कि 1000 ईंटें उठा ली। उस हम आप पूछते हैं जी आज क्या काम किया जी, आज जी मैंने 1000 ईंटें उठा ली, या ये कह लें कि जी आज मैंने एक खेत में हल चला दिया, तो उसमें डायरेक्शन बताने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखें, दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हुई और आंसर आपका क्या आया, स्केलर। अब हमने शुरू में क्या पढ़ा था इस टॉपिक को शुरू करते हुए, कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो, आंसर उनका स्केलर क्वांटिटी में आ जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये पेपर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। सिंस वेक्टर ए डॉट बी
इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। बी ए कोस थीटा विल बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन क्रॉस में ऐसे नहीं होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, या ये वेक्टर प्रोडक्ट में। हेंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट। इन द अदर वर्ड स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, इसको 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में आपने मैथ में पढ़ा होगा। अगर आप पंजाबी सेक्स से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपकी मातृ जुबान पंजाबी है, तो फिर वो आपने एक कहावत सुनी होगी होगी कि जी कान इधरों फाड़ लो भावें इधरों फाड़ लो, गल एक ही है ना, पकड़ना तो कहाँ नहीं है। तो अब ये देखें, अगर हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा समझाऊं, तो 2 + 3 ये कितना होगा? 5 ही होगा। अगर मैं 3 + 2 लिखूं फिर भी 5 होगा। तो इस चीज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि ए डॉट बी या बी डॉट ए आंसर विल बी सेम, इसलिए वो कहता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर कहता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब अगर वो कहता है जी कि आपका, आप जोर इस तरफ को लगा रही है लेकिन आपकी चीज इस तरफ को मूव कर रही है, तो इसका दरमियान एंगल कितना बना? 90 का। इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। 90 के एंगल को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये अब कोस 90 जो होती है बेटा, कोस 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होती है। इसलिए वो आप, वो कह रहा है कि जी आपका जो वेक्टर जो है ना, वर्क डन 0 होगा। ठीक है ना जी। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कोमा जे कैप एंड के कैप, सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर, ये देखिए वो कल भी आपको मैं समझाया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, तीनों के दरमियान क्या होगा? 90 का एंगल होगा। अगर ये चीज होगी तो वो कहता क्या होना चाहिए? अगर आपका आई डॉट जे है या जे डॉट के है या के डॉट आई है, तो इनके दरमियान एंगल 90 का है। तो जब एंगल कोस 90 निकालेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा? 0 आएगा, चाहे किसी को भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 का है जी। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट अगर हम टू पैरेलल वेक्टर का लेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो होगा उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दस फॉर पैरेलल वेक्टर थीटा इज 0 डिग्री। अगर कोस देखें, दो वेक्टर लिए हैं, ये वाला लिया है सेम ये वाला है और सेम ये वाला है, अगर बिल्कुल सीधे हैं, ये थोड़ा माउस का इशू है, अगर इसको हम इससे ड्रा करने चले इस तरह, ये बन गया और दूसरा ये बन गया, ये दोनों मतलब कि सेम एंगल है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 होगा। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो इसके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 0। जब हम कोस 0 लेंगे, कोस 0 डिग्री लेंगे, तो तब भी हमारा आंसर जो होगा वो किसके बराबर होगा? इनके मैग्नीट्यूड के। यानी कि ये आपका 2 है, ये 3 है, तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि कोस 0 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो आप 1 से जिस चीज को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो वही रहेगी, तो इसलिए आपका आंसर वही होगा जो ए बी का होगा। यानी कि 2 और 3 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा जी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आपका वो कह रहा है कि आंसर जो होगा फॉर एंटी पैरेलल, देखें ये दोनों अगर ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनके दरमियान 0 एंगल बन रहा है, लेकिन अगर एक इस तरफ को है डायरेक्शन और एक की इस तरफ को, इन दोनों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितने का बनेगा? 180 का। तो 180 का जब बनेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा, माइनस में आएगा।
ठीक हो गया जी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जी, ये भी वही सीम आ गई, सेम दोनों एक ही वेक्टर होंगे तो उनका जो अगर देखें एक वेक्टर है उसकी ये भी टू है ये भी टू है, तो टू को 2 × 2 लिख लें या 2 की पावर 2 लिख लें, एक ही बात है ना। अगर वो कह रहे हैं ए को ए से ज़रब देंगे तो उसका आंसर क्या होगा? A की पावर 2 के। क्लियर है? अब वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी? बताएं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा आपको बताएंगे, कल अभी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में समझाया 11th क्लास वाला। नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेटा आपके 90 डिग्री एंगल को कहा जाए। आपके ये जो है ये वाली चीज बन रही है, ये देखें, ये अगर आप रूम की शेप बनाएं तो आपकी एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक हाइट है, तीनों में आपका एंगल 90 डिग्री का होगा। तीनों में आपका एंगल 90 डिग्री का होगा। ये इतना कंसेप्ट क्लियर है? तो जब इनका एंगल 90 डिग्री का होगा तो 90 डिग्री का आंसर क्या आएगा? जी, देखें ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, और इसी तरह इसका। तो 90 डिग्री का अभी हमने पढ़ा है कि आई थिंक जीरो होता है या कितना होता है ऊपर? जीरो। कोस 90 होगा तो जीरो होगा, तो आपका आंसर जीरो आएगा। क्लियर है इसका कंसेप्ट? और उसके बाद अगर आपने कोस निकालना है, अब सारे एंगल दिए हुए हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। मजीद इसमें नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगा कि उन्होंने ये इसको मल्टीप्लाई करके जीरो एंगल क्यों नहीं लिया, इसको जीरो क्यों नहीं लिया। अच्छा जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ऐसे ही है जी। अब वो किसके इक्वल कर रहा है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड के, ऐसे ही है। अब वो कहता है जी कोस थीटा आपने क्या किया? कॉमन ले लिया। अब कोस थीटा ये इधर ही रहेगा, और ए बी जो है इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल की वैल्यू निकल आएगी, जैसे आपने टेन थीटा की निकाली थी। जी, इतना कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट चलें। जी, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जी, इसको कहता है जी, अब इसको स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट है तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, बेसिक समझाना जरूरी है। कहता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज द वेक्टर विच इज डिफाइंड एज। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। जी, एन कैप क्यों लिखा है? जी, एन कैप इधर इसलिए लिखा है कि ये डायरेक्शन बताता है। पहले दिन जब लेक्चर दिया था तो मैंने बताया था कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। और ये एन कैप यूनिट वेक्टर के लिए लिखा है। अब जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो तब हमने एंड पर कुछ नहीं लिखा था, ए बी कोस थीटा लिखा था। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी बननी थी। इसमें हमने जो आने हैं जवाब हमारे, वो वेक्टर क्वांटिटी में आने हैं, तो उसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी है, इसलिए इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है। वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एज शोन इन फिगर। ये ए एंड बी है और ये आपका एन कैप को शो कर रहा है। ठीक है ना? ए और बी का जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो वो नई डायरेक्शन बनेगी, और उस डायरेक्शन का जो है यूनिट वेक्टर होगा जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। जी, इस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। जी, इसकी डायरेक्शन जो है हम किससे निकाल सकते हैं? राइट हैंड रूल से। और ये राइट हैंड रूल आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? चले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है फॉर दैट पर्पज, यानी कि राइट हैंड रूल के लिए।
प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। जी ये बन गया है कि आप क्या करें जी, पहले सबसे पहले तो क्या करें कि दो वेक्टर जो आपके हैं, आपको कोई भी दो गिवन वेक्टर दिए गए हैं, तो आपका ए और बी, इसको आप ड्रा करेंगे, ए सेम ओरिजिन पर लेके आएंगे। क्लियर है? उसके बाद आप अपनी राइट हैंड जो है उसको इस तरीके से अभी करके देख लें, अभी एक्टिविटी करें सारे तालिब इल्म जो है ना, जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, जिस तरीके से ये हैंड आपको नजर आ रहा है इस तरीके से करें। इसकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन, आप जो मुट्ठी राइट हैंड, इसकी डायरेक्शन जो फिंगर की है वो ए से बी की तरफ लेके जानी है। अगर ए क्रॉस बी है तो फिर आपने क्या करना है, ए से बी की तरफ, जो आपका ए वेक्टर है, तो इधर से आपकी बी की तरफ जाना है ना, तो आपकी फिंगर्स इस तरफ को है, आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरफ को, बी की तरफ को। क्लियर है? और ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरफ को आपका थंब है, ये आपका यूनिट वेक्टर बता रहा है कि नहीं, जो मकदार बनेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन बिल फर्ज ये आप देखें, अगर आपने बी क्रॉस ए करना है तो अब आप देखें कि ये बी है, तो अब आपका एंगल इस तरफ को बनेगा। आपने रखना राइट हैंड ही है, लेकिन आपकी फिंगर इस तरफ को होनी चाहिए। जब आप फिंगर इस तरफ को करेंगे तो आपका थंब नीचे वाली साइड को चल जाएगा, यानी कि डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, मुख्तलिफ साइड में हो गई। ठीक है ना? तो अब ये देखें, ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको रीडिंग कर लेता हूं मैं। कहता है प्लेन ए ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स एंड कर्ल द फिंगर्स। वही बात आगे जो अभी मैंने समझाई है कि आप ए और बी को करें, प्लेस इस तरीके से करें कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन हो, और उसके बाद अपनी उंगलियों को इस तरीके से कर्ल करें जिस ए से बी की तरफ को। लेकिन जब बी से ए की तरफ को करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और फिजिक्स में जब भी आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा, यानी कि ये ए प्रोडक्ट ए वेक्टर है, और अगर आप माइनस ए लेना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है? सिंस ए क्रॉस, अच्छा ये आप करेक्टरिस्टिक पढ़ लें, अब तो हो गया। कहता है सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई है। ये तो सिंपल सा हो गया, लॉजिक है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट टू पर देखें, आपने जब थोड़ा सा पीछे लेके आऊं, जब इधर 90 डिग्री का एंगल था, जब इधर 90 डिग्री का कोस 90 किसके इक्वल था? 0 के। लेकिन इसमें क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये मैक्सिमम होगा। जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर सिंस दे फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये देखें आई क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आई, अच्छा अब इसमें देखें, ये भी इन दोनों में भी 90 का एंगल होगा, या जो भी होगा, जो थर्ड डायरेक्शन बनेगी ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा। इसमें अगर देखें, ये आपका लेंथ की तरफ को है, रूम कंसेप्ट लेंगे, ये दूसरा वेक्टर विड्थ की तरफ को है, तो थर्ड जो आपकी बनेगी, थर्ड एंगल जो बनेगा वो जेड एक्सिस में बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ही है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। तो अब वो कहता है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ये आएगी, तीसरी वाली आएगी।
अगर आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के डायरेक्शन आएगी, अगर आई और के को करेंगे तो जे डायरेक्शन आएगी, अगर जे और के को करेंगे तो फिर हमारी आई डायरेक्शन आएगी, थर्ड वाली आएगी यूनिट वेक्टर की कंडीशन में। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे पैरेलल वेक्टर का, दूसरे में क्या था कि पैरेलल का होगा तो cos जीरो किसके बराबर था, 1 के, और मैक्सिमम आएगा। लेकिन इसमें अगर पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, बिकॉज सच वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। अगर चाहे 180 डिग्री है चाहे 0, तो आपका आंसर 0 आएगा। ए क्रॉस ए 0 होगा, उधर ए क्रॉस ए किसके इक्वल था, ए के स्क्वायर के, ऐसे ही इधर 0 पे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जी नेक्स्ट करते हैं, कहता है जी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर 90 डिग्री का होगा तो फिर इसको ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाय, और आई कैप क्या आ जाएगा, और ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी जेड। ये जे डॉट कैप क्या आ जाएगा, जे कैप के और ये के कैप के। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो देन आपकी ये चीज बनेगी। और ये माइनस क्यों लिखा है, माइनस क्या बता रहा है इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा माइनस आना था ना, तो ये उसके लिए लिखा गया है। क्लियर है। हम नेक्स्ट नेक्स्ट चलें, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर मेमोरी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एज बिलो। अब इसको याद रखने के लिए देख लें, ये आपने मैथमेटिक्स में भी किया है, कॉलम कॉलम कॉलम्स वगैरह। तो ए क्रॉस बी का कैसे आएगा, आई जे के लिख लें, और आई ए एक्स बी एक्स को करेंगे तो आई आएगा, इसके लिए जे आएगा, और ये के। ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, अगर ए एक्स और ए वाई मल्टीप्लाई होंगे, ये चीज थोड़ी ध्यान में रखें, अगर आई वाला और जे वाला मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका यूनिट वेक्टर के होगा। अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर भी यही चीज समझाई थी ना, कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन तो ये बनेगी ना राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो ये इस लिहाज से, इस पहले आप अगर भूल गया है पेपर में तो आप आई जे के लिखें, आई वाली लिखें ए एक्स बी एक्स, जे वाली लिखें ए वाई बी वाई, के वाली लिखें ए जेड बी जेड। अब आप अगर इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूनिट ये बनेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूनिट वेक्टर ये बनेगा, अगर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर ये बनेगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर ये वाला बनेगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है जी, मतवाजियुल इजलास, formed with A and B as two adjacent sides, जैसे कि दो जुड़ी हुई साइड्स हों। ये उन्होंने बनाकर भी दिखाया हुआ फिगर 2.12 में। ये अब आपने स्केलर प्रोडक्ट का तो पढ़ लिया ना, वर्क डन। अब इसी तरह इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है, ये वाला टार्क वाला। टार्क किसके बराबर होता है, आर मल्टीप्लाई बाय एफ। कहता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज आर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड द टार्क। 9th क्लास में आपने इतना ही याद करना है, या इतनी ही डेफिनेशन लिखी हुई है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड टार्क। पढ़ के है ना 9th क्लास में, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फोर्स के घुमाने की इस्तात को क्या कहा जाएगा, टार्क कहा जाएगा। तो वो अब देखें कि आर क्रॉस एफ है, तो ये क्रॉस लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये
इनका जवाब नई डायरेक्शन आएगी। देखिए जब आर और एफ, फोर्स भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है। अब टार्क जो है ये भी तो एक वेक्टर है ना। अब बात दफा ये होता है कि थोड़ा सा ना जो एक्सपर्ट नहीं होता, वो कोई नट वगैरह खोलना होता है ना, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ये थोड़ा ध्यान में रखें कि आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो चीज ओपन होगी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे टाइट होगी। अब जिसको इस चीज की कंसेप्ट नहीं है, वो चीज ओपन करने की बजाय उसको और टाइट कर देता है, नट को और टाइट कर देता है क्लॉकवाइज घुमाकर। इसका क्या मतलब हुआ? टार्क क्या है जी? घुमाने की फोर्स है। अब कोई चीज घुमानी है, किस डायरेक्शन में घुमानी है ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टार्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि उसका भी डायरेक्शन बताना जरूरी है। क्लियर हो गया? अब टार्क का वैसे भी अलग से कंसेप्ट भी दे दिया है, ये इतना मैंने समझा दिया, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये आप खुद पढ़ लें। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा जो नई चीजें ऐड हुई हैं। तो अब आपने आर क्रॉस एफ पढ़ा था, तो आर क्रॉस एफ देखें, ये इस चीज को समझ लें, बाकी चीजें वही हैं। टी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आर, या आर एफ साइन थीटा। यानी कि क्रॉस के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? साइन थीटा। और डॉट के लिए क्या इस्तेमाल करना है? कोस थीटा। जी, और इसमें कोई नहीं, अगर मजीद किसी तालिब इल्म को समझ नहीं आ रही, वो कमेंट कर दे इधर यूट्यूब लेक्चर के नीचे, तो वो हम उसको फिर दोबारा से वो अलहदा से समझा देंगे। उम्मीद है कि इतना ऊपर जितनी बहसों बहसा हो चुका है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ये भी 9th क्लास में पढ़ी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? कि कितनी भी किस्म की फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो। इसको मैं ना थोड़ा सा डायग्राम बनाकर ड्रा कर देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए जी, ये 9th क्लास का भी टॉपिक है। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टू कंडीशन होती हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी, अब ये देखें जी कि दो तालब इल्म है, एक तालब इल्म इस तरफ से फोर्स लगा रहा है और दूसरा तालब इल्म इस तरफ से फोर्स लगा रहा है। वो इस तरफ को धक्का लगा रहा है, वो इस तरफ को धक्का लगा रहा है, इस तरफ समझना, इस कंसेप्ट को समझना। अब वो धक्का लगा रहा है और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों बराबर धक्का लगा रहे हैं, दोनों बराबर जोर से धक्का लगा रहे हैं, तो ये चीज इधर ही रहेगी, ना उस तरफ को मूव करेगी ना उस तरफ को करेगी। लेकिन अगर ये ऐसी हो कि वो तालब इल्म, एक तालब इल्म इधर से धक्का लगाए, है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा तालब इल्म इधर से धक्का लगाए, अब क्या होगा? जब ये धक्का लगाएगा तो ये टेबल इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा, और ये तालब इल्म धक्का लगाएगा तो ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि ये घूमने लग जाएगा। ऐसे ही है, लेकिन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बराबर नहीं है। अगर इस जगह लग रहा होगा धक्का तो फिर तो नहीं मूव करेगा, लेकिन एक इस तरफ इसको अंदर पर फोर्स लगा रहा है और एक इसका अंदर पर, तो ये क्या हो जाएगा? मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि द बॉडी एट रेस्ट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज जीरो एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जितनी भी वेक्टर फोर्सेस लग रही हैं उसकी नेट क्या होगी? जीरो होगी। या ये कह लें कि आपकी सिग्मा एफ, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो किसके इक्वल हो? जीरो के। अब देखें इसमें एक और भी थोड़ा समझ लें, इस तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन लग रही है, तो ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं कि इन दोनों के लिखने में मुझसे कहाँ गलती हो रही, तो बता सकते हैं? एक इधर को है, एक इधर को है, तो इसके इसको लिखना कैसे है? इसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन जीरो हो गया। तो इसलिए वो कह रहा है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको जब हम इकट्ठा करेंगे
तो उसका रिजल्ट क्या आए, 0 आए। सिग्मा एफ 0 है। लेकिन अभी मैंने ये भी समझाया है कि देखें, यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। 5 - 5 0 तो हो गया, लेकिन क्या ये मूव नहीं करेगा? ये तो करेगा, लेकिन गुलाई में घूमना शुरू कर देगा। तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई, जरूरी है पहली कंडीशन, लेकिन इससे काम नहीं चला हमारा, हमारा जिसम इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। इसके लिए दूसरी एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए जी, एक छत पर एक पंखा लटक रहा है, आपने उसको किसी भी लोहे वगैरह की चीज से, किसी चीज से फिक्स कर दिया है। अब जमीन उसको, जमीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। अगर जमीन, अब ये यहाँ पर आपने किसी रस्सी वगैरह से बांधा हुआ पंखे को, तो वो टूट कर गिर जाएगा और जमीन की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेगी, नीचे गिर जाएगा ना। ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी जमीन की, अगर पंखा नहीं गिर रहा, अगर पंखा नीचे नहीं गिर रहा, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उतनी फोर्स उसने उसको ऊपर से पकड़ के रखा हुआ, जो भी आपने लोहे की एंगल वगैरह या कोई भी चीज इस्तेमाल की है। लेकिन अब देखें, ये फोर्स जो इसको खींच रही है, इसको जकड़ के रखा हुआ है, और दूसरी ग्रेविटी की फोर्स, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा हुई तो वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, सिग्मा एफ 0 है। लेकिन क्या आपका पंखा मूव नहीं करता? आप जैसे ही बटन दबाएंगे पंखा मूव करना शुरू कर, नीचे नहीं गिरेगा लेकिन मूव तो कर रहा है। इसका मतलब है गोल दायरे में घूम रहा है, टार्क आ गया उसमें। तो इसके लिए क्या है कि ये ही कंडीशन काफी नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन कहा जा सकता है इसको। अब आप देखें कि सेकंड कंडीशन भी सेम इसी से रेलिवेंट है कि सेकंड कंडीशन को देखें आप, कहाँ है, कहते हैं सेकंड कंडीशन सिग्मा टा इज इक्वल टू 0, कि उसके घुमाने की ताप की फोर्स भी 0 होनी चाहिए, सिग्मा टा भी 0 होगा, देन आपकी कोई भी चीज है वो इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर है जी? इसका कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जी। बाकी ये इसलिए इतना मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया जी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? ये समरी आ गई है, समरी के बाद इसके क्वेश्चन आंसर है जी। अब ये देखें कि इसमें डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, इसका हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जी। ये आप बता सकते हैं क्या होता है यूनिट वेक्टर? अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अगर हम इसके चैप्टर के शुरू में जाएं, ये देखेंगे यूनिट वेक्टर आ गया। कहते हैं यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 एंड इन दैट डायरेक्शन इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। और साथ ये भी लिखना जरूरी है, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज ए कैप विच वी रीड एज ए कैट, या इसको क्या पढ़ा जाएगा, आ हैट। और ये चीज इतनी लिखनी जरूरी है अगर आप 2 नंबर लेना चाहते हैं कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, इतना लिखना जरूरी है। फिर आ गया उसके बाद पोजीशन वेक्टर। जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन वेक्टर जी, पोजीशन वेक्टर भी आपको इधर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो उसके आपके ये पढ़े थे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसकी एक्सरसाइज, आई थिंक इसकी एक्सरसाइज, और जो ये पोजीशन वेक्टर आ गया, द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। क्लियर है ये?
It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincide with the origin and head with the point P। और ये चीज साथ ड्रा भी करनी है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या था जी? ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ये वाली चीजें। ये तो अगर आपको नहीं समझ आई तो लेक्चर दोबारा सुन के इसको उस पोर्शन में से समझ लें। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये तकरीबन जितनी भी चीजें हैं, अगर आप लेक्चर को दोबारा अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, जो तालिब इल्म यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हैं लेक्चर को, या जो बच्चे इधर मौजूद हैं तालिब इल्म 11th क्लास के, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लेक्चर को शुरू से सुनेंगे और एक्सरसाइज को सोल्व करते जाएंगे। और जो चीज़ नहीं आएगी वो कमेंट्स करेंगे लेक्चर के नीचे कि ये वाली चीज़ें, ताकि वो जब एक्सरसाइज समझाई जाए तो वो जितने भी रेलिवेंट इस चैप्टर के कंफ्यूजन होंगे वो तालिब इल्मों को लेक्चर में समझा दिए जाएंगे। जी आज का लेक्चर खत्म होता है जी। वामा अलैना इल्लल बलाग। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।